जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और यहां हम रीट के बैच में फिजिक्स के पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बल को शुरू किया था और बल के लिए आवेग संवेग को पढ़ना जरूरी था। हमने इन आवेग संवेग भार द्रव्यमान इनके कंसेप्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन किया। लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था मूल बल के बारे में। प्रकृति में मुख्यतः 4 मूल बल होते हैं और चारों मूल बलों में पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्थिर वैद्युत बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले की डिस्कशन करें गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो सिंपल सी बात, न्यूटन साहब ने दिया। और न्यूटन के अनुसार किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लग रहा है और दो वस्तुएं कुछ निश्चित दूरी पर रखी हुई हैं, जैसे एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी का m2 है, और ये r दूरी पर एक दूसरे से रखी हुई हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल m1 m2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे आप तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, m1 m2 ओवर r²। फिजिक्स में जब भी ये समानुपाती का चिन्ह आता है, हमें इसको हटाकर इसकी जगह कुछ ना कुछ नियतांक लगाना पड़ता है, जो कि इस नियम में नियतांक के रूप में g हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल G। ध्यान रखना, फिजिक्स में बलों में एक तो हमने स्मॉल g पढ़ा था। स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण त्वरण को बताता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, हमने लगाई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कैपिटल G जो है ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक मतलब पूरे यूनिवर्स में एक जैसा सार्वत्रिक नियतांक है ये गुरुत्वाकर्षण का। पूरे यूनिवर्स में इस G की वैल्यू फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब कहें जी इतना सब महाभारत हमें क्यों लिखा रहे हो? तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, मात्रक क्या है। ठीक है, कि जी का मात्रक बताओ, तो पहले पता हो कि जी होता क्या है। तो हुआ क्या, दो द्रव्यमान हमने रख दिए। जैसे मान लो आपकी टेबल पर दो चीजें पड़ी है, एक तरफ बुक पड़ी है, एक तरफ पेन पड़ा है, और बुक और पेन के मध्य आपस में कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है वो डिपेंड करता है कि इस बुक का द्रव्यमान कितना है, इस पेन का द्रव्यमान कितना है। तो बुक और पेन दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से खींच रहे हैं। आप कहेंगे जी हमने देखा तो नहीं, तो अभी प्रूफ कर देते हैं। देखो, तो द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये पेन जो है, ये पेन इस बुक को इधर खींच रहा है और बुक जो है पेन को इधर खींच रही है। कितने बल से खींच रही है? तो दोनों का द्रव्यमान जो भी हो, बुक मान लो 50 जो है आधे किलो की है, 500 ग्राम की है, और पेन जो मान लो 100 ग्राम का है, तो ये आधा किलो और 100 ग्राम ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। आप यहां रख सकते हैं दोनों की वैल्यू। बीच की दूरी मान लो 1 मीटर की दूरी है, तो 1 मीटर की दूरी पर ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो खींचा भैया, यहां समानुपाती चिन्ह आया G। ये न्यूटन ने इसीलिए लगाया कि इनके मध्य जो बल लग रहा है, इस बुक और पेन के मध्य जो बल लग रहा है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप पानी के अंदर इन दोनों को ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, चाहे आपके घर के टेबल पे रख लो, अगर इन दोनों का द्रव्यमान वही रहा, बीच की दूरी वही रही, तो माध्यम के बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को फिक्स रखने के लिए न्यूटन ने इस नियतांक की खोज की। न्यूटन ने बताया कि जी ये नियतांक है, ये फिक्स रहेगा। अब इस जी का मात्रक कैसे बनाना? देखो, रटना नहीं है, फिजिक्स में रट्टे नहीं मारना। नियतांक का मात्रक बनाना कैसे है? तो यहां से जी की वैल्यू निकालो जरा एक बार के लिए। जी की वैल्यू क्या आएगी? तो जी की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, बनाओ। F इधर r² और m1 m2 इसके बटा में आ जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं जी F r² अपॉन m1 और m2। अब F का मात्रक क्या होगा? F का मात्रक न्यूटन, r² दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, r का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर,
m1 m2 द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, किलो 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 का स्क्वायर। तो मात्रक ऐसे याद रखने हैं। एग्जाम में इसका मात्रक पूछा जा सकता है कि जी का मात्रक क्या होता है, वो कैसे भी बदल देंगे लेफ्ट राइट करके, ऊपर नीचे वैल्यूज करके। लेकिन अगर फॉर्मूला बनाना आ गया आपको, कंसेप्ट क्लियर है, तो खुद ही बना लो, कर लो सॉल्व। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि जी अगर ये दो चीजें एक दूसरे को आपस में खींचती हैं तो पास में आती क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं आती। तो एक चीज फोकस करें, न्यूटन ने ये कहा कि यूनिवर्स में जो भी दो बातें हैं, जो भी दो चीजें पड़ी हैं, जो भी दो चीजें पड़ी हैं, वो सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। सब। आपके घर में टेबल के पास चेयर पड़ी है तो टेबल चेयर को खींच रही है और चेयर टेबल को खींच रही है। अगर पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी चंद्रमा को खींच रहा है, चंद्रमा पृथ्वी को खींच रही है। सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी सूर्य को खींच रही है। लेकिन ये वो रस्साकसी वाली सी कंडीशन हो गई कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, पास में कोई नहीं आ रहा। तो पास में तो तब आएगा जब एक तरफ का बल ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लो कोई बुक है, ठीक है, अपनी रीड वाली बुक है ये, और ये पेन है आपका सुंदर सा। अच्छा, इनके मध्य 1 मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है, और कुछ भारी चीज मान लो, ये मान लो कुछ बैग है आपका, बड़ा बैग, ठीक है, पेन बिल्कुल जो है हल्का हो जाएगा, कैलकुलेशंस में हमें दिक्कत आएगी। तो मान लो ये कोई बहुत बड़ा बैग है आपके पास, और इस बैग का वजन है 4 किलो, बुक का वजन है 1 किलो। दूर कितना रखा हुआ है? 1 मीटर पर। अब मैं बात करता हूं कि ये बुक जो है इस बैग को खींचती है इधर, ऐसे इसको इधर खींच रही है, भैया तू मेरे पास आ जा। कितने बल से खींचेगी, बल का फॉर्मूला निकालते हैं। बल का फॉर्मूला क्या कहता है कि m1 और m2, m1 और m2 ये दोनों वैल्यूज मेंशन करें। तो बल का फॉर्मूला ये कह रहा है कि G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। किसने किसको खींचा? बुक ने बैग को खींचा। ध्यान दें, बुक ने बैग को खींचा कितने से? तो जी की वैल्यू हम बार बार नहीं लिखते हैं, वैल्यू कोई जरूरी नहीं है। जी m1 1 किलो, m2 4 किलो, और बीच की दूरी 1 तो 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, f की वैल्यू मिली आपको 4g, है ना। 4g मिली क्या? वो जियो वाला 4g नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये 4g अलग है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कहें कि बैग अगर बुक को खींच रही है, कि बैग ने अगर बुक को खींचना है तो ये ऐसे खींचेगी। इस बल का मान कितना आएगा भैया? तो इस बल का मान भी लगाओ, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m1 कितना है? फिर वापस 1 किलो। m2 कितना है? फिर वापस 4 किलो। r स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया? 4g। तो हमने ये देखा कि बैग बुक को भी कितने बल से खींच रहा है? 4g से। बुक बैग को कितने बल से खींच रही है? 4g से। दोनों 4g से खींच रहे हैं, तो ये दोनों हिलेंगे क्या? इन दोनों में से कोई गति नहीं करेगा। सेम ऐसे ही पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है। ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ इस मून पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये इसको खींच रही है, और इसके खींचने में अकेले पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो यूज नहीं हो रहा है। ये बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है कि पृथ्वी भारी है, चंद्रमा को खींच क्यों नहीं लेती। अगर पृथ्वी चंद्रमा को ऐसे खींच लेती तो एक बार दिमाग लगाओ कि सूर्य तो पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, सूर्य पृथ्वी को कभी तक का खींच का होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी जितने बल से चंद्रमा को खींचती है, चंद्रमा उतने ही बल से पृथ्वी को भी खींचता है। कारण दोनों का द्रव्यमान यूज हो रहा है। देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, दोनों में देखो, इसका भी 1 किलो यूज हुआ, इसका 4 हुआ, जबकि बल कौन लगा रहा था? बुक लगा रही थी। किस पर लगा रही थी? बैग पर। इस तरफ से देखते हैं तो बैग बुक को खींच रही है, लेकिन द्रव्यमान इसका भी यूज हुआ, इसका भी यूज हुआ, बीच की दूरी यूज हुई। अब यही चीज आप चंद्रमा और सूर्य के जो है पृथ्वी के केस में लगाओ, पृथ्वी और सूर्य के केस में लगाओ। अब यही चीज पूरे यूनिवर्स में लगा के देखो, आप देखेंगे सब जगह ये मान बराबर रहेगा। बराबर इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों के इकट्ठे द्रव्यमान यूज किए जा रहे हैं, एक का द्रव्यमान यूज नहीं होता है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ कि
पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर लेती? उसका कारण क्या है? यही गुरुत्वाकर्षण का नियम कि दोनों बराबर बल लगा रही है। अब होगा क्या? वापस से दिमाग लगाओ जरा। अब एक बच्चा आया, उसने इस बैग को इधर धकेला, ठीक है, इस बैग को इधर धक्का लगाया। तो एक बार के लिए सोचो, पहले 4G से ये बैग इसको खींच रहा, इस बुक को इधर धकेला, तो 4G से ये बैग जो है ये बुक को इधर खींच रहा था। एक बच्चे ने आके मान लो आधा न्यूटन और बल लगा दिया, तो इस तरफ का कुल बल कितना बन गया? 4G बल तो ये था ही, प्लस आधा न्यूटन और लग गया, तो बुक इधर आएगी कि नहीं आएगी? तो हमने क्या किया? इसको अनबैलेंस कर दिया। इसका मतलब अगर कोई ऊपर अंतरिक्ष में जाके चांद को किक मार दे, किसकी तरफ? पृथ्वी की तरफ। ये चांद अगर यहां से कोई फुटबॉल की तरह किक मार दे तो ये आ जाएगा पृथ्वी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो किक मारने के लिए जगह चाहिए। आइंस्टीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जी मैं चलती हुई पृथ्वी को रोक दूंगा, बस मेरे को अंतरिक्ष में खड़े रहने की जगह दे दो। अंतरिक्ष में खड़े कहां रहे, ठीक है। तो ये बातें देखो किताबी बातें होती हैं, ये कुछ साइंटिस्टों ने कही होती हैं, कुछ ने नहीं कही होती, और कुछ यूं चला दी जाती हैं, ठीक है। इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाइपोथेटिकली चीज बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, कि अगर इसको बस हल्का सा कोई बल दे दे, इस तरफ धक्का लगा दे, तो चंद्रमा बेशक पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इस तरफ एक दिशा का बल बढ़ गया। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था, और इसको हमने इतना टाइम इसीलिए लिया क्योंकि जैसा आपने यहां गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, सेम वैसा का वैसा स्थिर वैद्युत बल भी हमें पढ़ना है। सेम ही होता है, डिट्टो सेम, कोई खास फर्क नहीं है। जो बेसिक फर्क है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखें नेक्स्ट बल है हमारे पास फुल हो गया क्या? नेक्स्ट बल देखें भाई, स्थिर वैद्युत बल। नहीं, मैंने कुछ कॉपी चल रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास स्थिर वैद्युत बल। तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्थिर वैद्युत बल। तो जैसा आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, सेम उसी कंसेप्ट पर यह स्थिर वैद्युत बल लगता है, ठीक है। ध्यान दें थोड़ा। मान लो अगर कोई दो आवेश हैं, Q1 और Q2, आवेश अगर दो रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल, गुलाम ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, उसने ये कहा जी न्यूटन भैया बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, और उन्होंने सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न से तैयार करके रख दिया, ठीक है। और इतना आसान नहीं है, उसको भी प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। ओके, नाउ तो ये कहा गया कि बल जो है वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसा कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r², ये फॉर्मूला पढ़ा हमने भी। हाँ, सेम यहां पर भी ऐसा ही कुछ बल बनाया गया। अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये बनेगा F Q1 Q2 ओवर r², समानुपाती है। और समानुपाती चिन्ह अगर हटाएंगे तो यहां आया K Q1 Q2 ओवर r²। K यहां कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है, इसको कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक कहते हैं। वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ मात्रक, फिर इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों? ठीक है, यहां ये चीज समझनी है। देखो, जब दो द्रव्यमानों को आपने रखा था तो द्रव्यमानों के केस में हमने ये कहा कि इन दोनों द्रव्यमानों को अंतरिक्ष में कहीं भी ले जाओ, पूरे यूनिवर्स में, पानी के अंदर, किन्हीं दो बिंदुओं पर, अंतरिक्ष में, स्पेस में, चंद्रमा पर, कहीं भी ले जाएं, सब जगह इनके मध्य लगने वाला बल फिक्स ही रहेगा। लेकिन आवेशों के केस में ऐसा नहीं है। मान लो दो आवेशों को आपने यहां रख रखा है और यहां कोई जो है माध्यम नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ निर्वात है, कोई ज्यादा गैप नहीं है, कोई बीच में कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम बना रखा है, तो निर्वात में इनके मध्य लगने वाला बल अलग नेचर का होगा। और आपने इन दोनों आवेशों के मध्य मान लो मिट्टी भर दी, ठीक है, या पानी भर दिया, कागज भर दिया, या कंक्रीट दीवार भर दी, इन दोनों आवेशों एक तो दीवार के इस तरफ रख दिया, एक दीवार के इस तरफ रख दिया, तो क्या उसी बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि दो चुंबक हैं, मान लो एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ये आकर्षित कर रहे हैं दो चुंबक, लेकिन अगर इसके बीच में मिट्टी भर दें तो ये जो आकर्षण वाला बल है ये पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसी में पत्थर भर दें तो ये और कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है कि बीच का माध्यम कैसा है। तो कूलाम भाई साहब ने थोड़ी सी अकल लगाई और उन्होंने ये कहा कि इनके मध्य जो माध्यम रखा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस माध्यम को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सिर्फ निर्वात की वैल्यू बता देता हूं। तो निर्वात की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके बता दी और ये कहा कि इसी के को आप ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई, इसी के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन जीरो एक नया जो है फीचर है या नया मान आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, और इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो वापस से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है मात्रक वाला पोर्शन। ये मात्रक वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन मात्रकों पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको मात्रक बनाने पहले ही बता दिए। तो मात्रक कैसे बनेगा, के का मात्रक बनाओ। के मात्रक के लिए पहले हमें के का फॉर्मूला बनाना है। के फॉर्मूले को आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, करके देखो जरा। के फॉर्मूले को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, तो आप रख सकते हैं, देखें के बराबर FR स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। तो के का फॉर्मूला तैयार हो गया। और के फॉर्मूले को अगर मात्रक के हिसाब से लिखेंगे तो ये मात्रक बनेगा। F का मात्रक न्यूटन, R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश और आवेश के मात्रक कूलाम स्क्वायर, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फॉर्मूला सेम वही कंसेप्ट जो आपने पिछले गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा, लेकिन ये वाला बल गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो पूरे यूनिवर्स में अलग अलग दूरियों पर लगता जा रहा है। यहां ये बल थोड़ा सा पावरफुल है, उसकी तुलना में थोड़ा सा पावरफुल है। तो ये दो बल जो है हमने मुख्यतः पढ़े, और प्रकृति में जो बल आप देखते हैं जिनको आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो ज्यादातर बल इन्हीं मुख्यतः दो बलों के ही श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दुर्बल नाभिकीय बल। और एक है प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ये दोनों बल नाभिक में पाए जाते हैं भैया, नाभिक में पाए जाते हैं। और केमिस्ट्री की क्लास में आपने परमाणु पढ़ लिया होगा, और यह भी पढ़ लिया होगा कि परमाणु में ये छोटा सा पोर्शन नाभिक है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात तो परमाणु ही आकार में बहुत छोटा है, और परमाणु जब छोटा है तो ये नाभिक जो है
ये तो उससे भी ज्यादा छोटा है क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तो परमाणु का नाभिक और भी छोटा है और ये दोनों बल इसके अंदर ही लगते हैं, इसी के अंदर ही लग रहे हैं। इससे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स का पूरा पोर्शन हमें पढ़ने को जो है मिलेगा, नाभिकीय भौतिकी जिसे हम कहते हैं। वहां इन दोनों को बड़े डिटेल में पूरा इसकी अच्छी तरह धज्जियां उड़ा के पढ़ा जाता है। लेकिन अपने सिलेबस में हमें इनके नाम पता होने चाहिए थे कि नाभिक के अंदर लगने वाले ये दो बल हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। प्रकृति का सबसे अगर बल प्रभावशाली बल बताया जाए तो सबसे पावरफुल बल ये प्रबल नाभिकीय बल होगा। ठीक है। सबसे दुर्बल बल पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा, याद रखें। अच्छा, ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा दूरियों तक लगने वाला बल कौन सा है चारों में से, तो चारों में से सबसे ज्यादा लंबी दूरियों तक जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसका प्रभाव ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है, ज्यादा दूरियों तक लग सकता है लेकिन कम पावरफुल है। लेकिन यहां ये कम दूरियों पर लगता है लेकिन पावरफुल ज्यादा है, स्ट्रांग ज्यादा है, लगता नाभिक के अंदर ही है। तो ये क्या कर रहा है, ये सबको बांध के रखा बैठा है, इन सबको बैठा हुआ है। एक चीज थोड़ा सा सोचें, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने ये कहा कि इसके अंदर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश हैं, सब धनात्मक आवेश हैं। अब अगर सारे धनात्मक आवेश हैं और अगर उनको एक जगह छोड़ दिया जाए तो हमने ये बात भी पढ़ी है कि हर एक जैसे आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे में प्रतिकर्षण रखते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये प्लस 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 को प्रतिकर्षित होकर टूट जाना चाहिए था। ये एक ऐसे हॉस्टल वाले बच्चे हो जाते हैं जहां उनका वार्डन उनको नहीं मिला हुआ या वार्डन गांव गया हुआ है, छुट्टी गया हुआ है, और वो हॉस्टल वाले बच्चे उस हॉस्टल को तबाह कर देंगे। ये ऐसे काम करता है। लेकिन इनके ऊपर वार्डन ऐसा स्ट्रांग है जो इन हॉस्टल के बच्चों को भी बांध के रखता है, इनको भी कंट्रोल करके रखता है। कौन है? प्रबल नाभिकीय बल। वो कहता है बेटा इधर इतने से में बैठे रहो तुम सारे के सारे, और मैं तुम्हें जो है बांध के बिठाए रखूंगा। वो इतने से एरिया में बांध के बिठा के रखता है। इस वजह से जो है परमाणु का स्थायित्व बन पाता है, नाभिक स्थायी हो पाता है। ठीक है। तो ये सारे बल हमने, बलों के प्रकार हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गति के बारे में और गति से रिलेटेड हमने जो बातें पढ़ी थी कि गति की समीकरणें कितनी होती हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हमें गति के नियमों के बारे में पढ़ना है। वहां हम इसको बड़े डिटेल में डिस्कशन करेंगे। गति के नियमों की अगर बात करें तो बेसिकली 3 नियम हैं, न्यूटन साहब ने दिए थे तीनों नियम। और गति की समीकरण और गति के नियम, ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, इनको मिक्स नहीं करें। गति के नियमों में तीन नियम। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। आपको संवेग इस नियम के लिए ही बताया था कि संवेग होता क्या है। संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा, ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तो सबको याद होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि जितनी क्रिया लगाएंगे उतनी प्रतिक्रिया मिलेगी। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आपको उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती जाएंगी। तो ये 3 नियमों के बारे में हमें आगे डिटेल में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक एक नियम को बड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी तक तो आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि जड़त्व होता क्या है। तो सबसे पहले हम जड़त्व सीखेंगे, उस जड़त्व को कैच करेंगे और उसके बाद में फिर उसके नियम पर आएंगे। फिर हमें संवेग को पढ़ना है कि संवेग संरक्षित कितने समय तक संरक्षित रह पाता है और क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे अप्लाई हो पाती है। तो यहां तक की क्लास में हमने बल की जो मुख्य मुख्य बल हैं और प्रकृति के मूल बल हैं वो पढ़ लिए। एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि प्रकृति के मूल बलों में शामिल हैं तो ध्यान रखें उनमें गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ये 4 बल ही मूल बलों में काउंट होंगे। अगर कहीं बीच में घर्षण बल, श्यान बल या विद्युत चुंबकीय बल या और कोई बल बीच में अगर नाम दे दिया गया है तो उनको आप नेग्लेक्ट करेंगे, वो बल नहीं मेंशन करेंगे। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और अपना दुर्बल नाभिकीय बल
और प्रबल नाभिकीय बल। प्रकृति के मूल बल 4 ही होते हैं। रही बात घर्षण बल की और इन बाकी बलों की, तो ये बल भी बने इन्हीं से ही हैं, लेकिन हमें इनको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम गति के नियम पूरे पढ़ लेंगे। देखो, गति के नियम टॉपिक जो है ना, वो हर क्लास में 9th में भी आपको पढ़ाए गए, 12th में भी पढ़ाए, 11th में भी पढ़ाए गए थे। और बच्चों को ये टॉपिक ऐसे बताया जाता है कि 3 अलग अलग नियम है। मेरा पर्सनली मैं ये कहना है कि ये तीनों नियम मिलकर, पहली बात तो अलग अलग लगते ही नहीं है, तीनों एक साथ ही लगते हैं जहां भी लगते हैं। तीनों नियम मिलकर किसको बताते हैं? सिर्फ और सिर्फ बल को बताते हैं। तीनों नियमों से सिर्फ बल का पता लगता है, इसीलिए आपके टॉपिक में बल की परिभाषा है, बल के बारे में दिया हुआ है, तो हमें ये तीनों नियम पता होने चाहिए। ये तीनों नियम जिसने समझ लिए उसको बल का कंसेप्ट समझ में आ गया कि बल वास्तव में लगता कैसे है। पहला नियम ये बता रहा है कि बल एग्जिस्ट करता है, बल है, उपस्थित तो है। दूसरा नियम ये बता रहा है कि बल कितना है, हो कितना गया, अप्लाई कितना हो रहा है। तीसरा नियम ये बता रहा है कि बल किस दिशा में लग रहा है, दिशा बताता है। तो तीनों नियम मिलकर बल के बारे में बताते हैं। एक नियम अलग कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि गति के नियम आप अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बल के अंतर्गत ही काउंट होगा। अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली रखें, टाइम वेस्ट नहीं करें। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपनी बाकी वीडियोस को दोबारा रिवाइज करें, और स्पेशली ये साइंस स्ट्रीम की वीडियोस में आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। जो आर्ट साइड के बच्चे हैं 2-3 बार वीडियोस देखेंगे तो ये चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।